Hello students, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I am your mentor for upcoming TET examination. So students, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के बारे में, तो आज से हम इनकी क्लासेस शुरू करेंगे। सबसे पहले आज की क्लासेस में हम क्या समझने वाले हैं कि हम समझेंगे कि ये जो संप्रत्यय है समावेशी शिक्षा का या फिर जिसे हम समेकित शिक्षा भी बोलते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे क्या हम साइकोलॉजी लेकर चलते हैं, क्या हम इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन से समझते हैं या फिर इससे पहले क्या क्या प्रयास इसमें हुए, कैसे कैसे इंकल्जन का डेवलपमेंट हुआ। प्लस हम जानेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा कि अभी तक कौन कौन से एक्ट हम कह सकते हैं सरकारी लेवल पर इसके लिए क्या काम किया जा चुका है और हम कहाँ पर किस लेवल पर आज के टाइम में खड़े हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज के टाइम में हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इस तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक पढ़ा दूं कि आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ना हो। और मैं ये कहूँगी कि अभी तक का आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी होंगी उससे कुछ ज़्यादा ही आपको आज के लेक्चर में मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा। अब सबसे पहले तो हम कम वर्ड्स में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लेक्चर में वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, बट उससे पहले आपको आज बिल्कुल ध्यान से इस लेक्चर को सुनना होगा। जो जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिखवा रही हूँ, जो चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखती जाऊँ, प्लीज़ आप उनको नोट करते जाइएगा। एग्जाम टाइम में वो आपको हर एक पॉइंट बहुत हेल्प करेगा। तो जैसे कि अब यहाँ पे नाम से ही हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, इंक्लूड यानी कि किसी भी चीज़ को क्या कर लेना, उस चीज़ में समाहित कर लेना, उस चीज़ को उसमें जोड़ लेना। एक तरह से इसका मतलब क्या है, इंक्लूड कर लेना। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि हमें क्या करना होगा, सब तरीके के बच्चों को मेन स्ट्रीम में यानी कि मुख्य धारा में इंक्लूड करना होगा। अब यहाँ पे क्या मतलब है मेरा, जो हमारे एक तो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साथ हम भी अपने स्कूल्स में पढ़े होंगे वो, और एक होते हैं हमारे डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, जिन्हें हम बोलते हैं दिव्यांग बालक। और ये जो दिव्यांग शब्द है याद रखिएगा, ये मोदी जी ने लिया था और यही दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन के संप्रत्यय को जन्म देते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मेरा डिसेबल्ड स्टूडेंट से मतलब है, दिव्यांग बच्चों से मतलब है, वो क्या है कि यहाँ पे अब ये जो बच्चा है, ठीक है, वो किसी भी तरीके से अगर वंचित रह गया है शिक्षा से, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से डिसेबल्ड है। अभी हम इनको कैटेगरी वाइज भी पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में कि डिसेबल्ड बच्चे में हम किस तरीके के बच्चों को रखते हैं, डिसएडवांटेजेस बच्चे कौन से होते हैं, डिप्राइव्ड बच्चे कौन से होते हैं। हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं, लेकिन अभी बस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे। तो अभी आप ये समझिए कि डिसेबल्ड में वो सारे बच्चे आ जाएंगे चाहे उन्हें मेंटली रूप से कोई दिक्कत हो, चाहे उन्हें फिजिकली रूप से कोई दिक्कत हो, और चाहे उन्हें इमोशनली रूप से कोई दिक्कत हो, या फिर अगर हम कह सकते हैं कि जो लोग मान लीजिए बहुत दूर दराज के एरिया में रहते हैं जहाँ तक शिक्षा अभी तक नहीं पहुँच पाई है, या फिर जो हमारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का मतलब जो कि भाषा के आधार पर हमारे अल्पसंख्यक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ जो ट्राइबल्स हैं आज भी वो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा के मुख्य धारा में आने से वंचित हैं। तो उन सारे बच्चों को जब हम अपनी शिक्षा की मुख्य धारा में इंक्लूड करना चाहते हैं अपने नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ अपने नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाने का जो संप्रत्यय है, इसी को हमने क्या बोला, समावेशी शिक्षा। ठीक, तो इतना हमें समझ में आया कि आखिर ये समावेशी शिक्षा है क्या, कि जब हमने हर तरीके के बच्चे को एक नॉर्मल स्कूल में एक नॉर्मल बच्चे के साथ पढ़ने का जब हम किसी को अधिकार दे दें, ठीक है, उन्हें वो सारी सुविधाएं प्राप्त करवा दी जाएं जो कि उन्हें ज़रूरत है। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं डिसेबल्ड स्टूडेंट की बात करूं तो कुछ लोग कहते हैं कि डिसेबल्ड स्टूडेंट्स कुछ नहीं है बल्कि वो बच्चे हैं जिनकी जो ज़रूरतें हैं वो कुछ स्पेशल हैं। बिल्कुल सही बात है, डिसेबल्ड बच्चे को हम इस तरीके से बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं कि जिसकी जो नीड्स है वो नॉर्मल बच्चों से कुछ अलग है, वही तो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें। तो बस हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में जो मेन हमारी चीज़ है वो हमें यही ध्यान रखनी है कि इसका मतलब है कि जब हम हर तरीके के बच्चे को मुख्य धारा तक ले आएँ, मतलब उनका मार्जिनाइजेशन होने से बचा दें। मार्जिनाइजेशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ का अगर किनारा हो रहा है, कि वो बच्चों को क्या हो रहा है, एजुकेशन की जो लाइन है उससे वो किनारा करते जा रहे हैं। होता क्या है कि अभी तक
क्या होता है कि या तो ये बच्चे बेचारे एडमिशन ही नहीं ले पाते हैं, और अगर एडमिशन ले भी लेते हैं तो ये ड्रॉप आउट कर जाते हैं, मतलब उस स्कूल में ये रिटेंशन पावर अपनी नहीं बना पाते हैं। क्या होता है कि वहाँ पे वो शिक्षा उनकी स्टैग्नेट हो जाती है, वो रुक जाती है। तो अब हमें क्या करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन के जो कॉन्सेप्ट है उसे अगर मैं कहूँ कि हमारी पेडागोजी में या सीजीपी में क्यों रखा गया, क्योंकि अब सरकार चाहती है, अब सरकार इनमें डेली डेली मैं कह सकती हूँ कुछ ना कुछ ऐसे नियम कायदे कानून या कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान बनाए जा रहे हैं ताकि इन बच्चों को मुख्य धारा में हम ला सकें। ठीक, तो यही इसीलिए और हमारी पेडागोजी में भी ये क्वेश्चंस अब ये इंक्लूड करा गया, इस कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करा गया ताकि जो ये डिसेबल्ड बच्चे हैं इन्हें एक नॉर्मल टीचर नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ा सके। तो अगर हम नॉर्मल टीचर इन नॉर्मल बच्चों के साथ इन्हें पढ़ाना चाहते हैं तो पहले हमें इनकी साइकोलॉजी को तो समझना होगा। जैसे कि अगर हम एक नॉर्मल बच्चे को पढ़ाने के लिए उससे पहले उसकी साइकोलॉजी को समझते हैं, तो उससे पहले हमें इनके बारे में स्टडी भी तो करनी होगी, हमें इनके बारे में पता भी तो होना चाहिए कि हमारे पास अगर मान लीजिए कोई श्रव्य बाधित बच्चा है, मतलब जिसको सुनने में हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला कोई बच्चा है, तो उसको हमें अपनी क्लास में किस तरीके से पढ़ाना होगा, क्या क्या हम तरीके, कौन कौन सी टेक्निक, कौन कौन से मेथड्स हम अपना सकते हैं ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को हमारी एजुकेशन में, हमारे बीएड प्रोग्राम या बीटीसी प्रोग्राम में ऐड भी किया गया। तो अब ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है ये हमसे कहना चाहता है कि हमें क्या करना होगा कि जो हमारे मन में भेदभाव है ऐसे स्टूडेंट्स के प्रति, ऐसे विद्यार्थियों के प्रति, या जो ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में उनके प्रति जो हमारा भेदभाव है, हमें उसको अपने मन से, अपनी सोसाइटी से, अपने स्कूलों से हटाना होगा और उन लोगों को अपनाना होगा। अब हमें इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनका समर्थन करना होगा, उन्हें सहयोग भी करना होगा। अब जैसे कि हमारे अभी तक करिकुलम में हम देखते हैं क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई एक क्लास है, मान लीजिए अगर मैं 4th क्लास या 5th क्लास की बात कर लूँ, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि एक करिकुलम हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, एक पाठ्यक्रम सेट हो जाता है और वही सारे स्कूल्स में, ठीक है, अगर मैं एनसीईआरटी की या फिर जो सीबीएसई स्कूल है या यूपी बोर्ड के स्कूल है उनकी बात करूँ, तो वहाँ पे एक ही जैसा करिकुलम एक क्लास के लिए बना के उसको फॉलो किया जाता है। तो एक तरह से अगर हम ये कहें तो ये एक रिजिड प्रणाली है, रिजिड सिस्टम है जिसको कि हम कहते हैं कि चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन आया, इसने कहा कि नहीं, अब ये जो एक ही प्लान है ये हम सब पर फिट नहीं कर सकते। मतलब ये ध्यान रखिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है वन प्लान फिट्स फॉर ऑल। ये जो लाइन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, हमें इसको ख़त्म करना होगा, तभी हम इंक्लूसिव एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ कर पाएंगे। ऑब्वियस बात है, अगर मान लीजिए हमने कोई एक तरह का करिकुलम है किसी बच्चे के लिए वो डिसाइड कर दिया, किसी एक वर्ग के लिए वो डिसाइड कर दिया, तो अगर अब मान लीजिए कोई हमारे पास श्रव्य बाधित बच्चे हैं, कोई हमारे पास दृश्य बाधित बच्चे हैं, कोई हमारे पास अगर फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, तो उनके लिए हम एक तरह का एक ही क्लासरूम में किस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ज़रूरत है कि अपने करिकुलम को इतना फ्लेक्सिबल बना दिया जाए कि बच्चा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, उन चीज़ों को कर पाए। जैसे कि अभी क्या होता है, अगर हम देखें स्कूल में, तो स्कूल एक इस तरीके की संस्था है कि जहाँ पे कुछ एडल्ट्स लोग होते हैं जो कि विद्यार्थियों के लिए कुछ ना कुछ डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अब हम इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू क्या चाहते हैं कि जो ये डिसीजन पावर है ये सारी की सारी टीचर के हाथ में ना आके ये कुछ बच्चे के हाथ में भी रहे। बच्चे के पास चॉइसेस हो कि वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या नहीं पढ़ना चाहता, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है या किस तरीके से वो करना चाहता है। तो जैसे कि अभी तक हमारी एजुकेशन पूरी की पूरी टीचर सेंटर्ड थी, धीरे धीरे वो चाइल्ड सेंटर्ड पर शिफ्ट हुई। इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि जो हमारे सिस्टम है जो कि अभी पूरा का पूरा टीचर्स के हाथ में है, ये भी धीरे धीरे करके चाइल्ड सेंटर्ड हो, ठीक, ताकि बच्चे इसमें अपना योगदान दे सकें। तो एक तो इन्होंने ये कहा कि एक प्लान सब बच्चों के लिए फिट नहीं हो सकता। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो ये कहते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी, उसको हमें शिफ्ट करना होगा इक्विटी की तरफ। इक्वालिटी को हमें शिफ्ट करना होगा इक्विटी की तरफ। अब ये क्या मतलब है इस बात का, इक्वालिटी और इक्विटी, तो ध्यान रखिए, इक्वालिटी का मतलब है कि जहाँ पे मेरी क्लास में जो भी बच्चे हैं उनको मैं बराबर बराबर कोई चीज़ बांटती हूँ। लेकिन इक्विटी का मतलब क्या है कि जिस बच्चे की जैसी ज़रूरत है, किसी की अगर ज़रूरतें कम हैं तो उसको कम दिया जाए, किसी की ज़रूरतें ज़्यादा हैं तो उसको ज़्यादा दिया जाए। तो हमें इस कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा, मतलब जिस बच्चे की जिस तरीके की नीड होगी हमें उसको उसी तरीके की गाइडेंस देनी होगी, उसको उसी तरीके की हेल्प प्रोवाइड करनी होगी, तभी हम इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को आगे लेके जा सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी आईसाइट थोड़ी वीक है, तो टीचर को क्या करना होगा, ध्यान देना होगा कि वो बच्चा क्लास में हमेशा आगे बैठे। या फिर अगर मान लो कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको कि स्पीकिंग डिसऑर्डर है किसी तरीके का, या फिर हम कह सकते हैं रीडिंग डिसऑर्डर है किसी तरीके का, तो उसको अलग से क्लासेस दी जाए। जैसे कि अभी हम सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनमें हम ये भी देखेंगे कि अगर किसी बच्चे को किसी तरीके का कोई डिसऑर्डर है तो उसको किस तरीके से हमें क्योर करना है, किस तरीके से हम उसकी उस डिसेबिलिटी को एबिलिटी में चेंज कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे दिखानी है कि हमें इक्वालिटी से कहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा, इक्विटी पर शिफ्ट होना पड़ेगा, जो कि ये कहता है कि जिस बच्चे को जैसी ज़रूरत पड़ेगी, जिस बच्चे को जैसी हेल्प की नीड होगी, उसको वही हेल्प, वही सपोर्ट, वही गाइडेंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो अब देखिए बात आती है कि आखिर इस इंक्लूसिव एजुकेशन की कॉन्सेप्ट की हमें नीड क्या पड़ी, यानी कि हमारे सामने इसकी ज़रूरत क्या आई। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब नीड पढ़ने की ये बात है कि हर बच्चे का अधिकार है कि वो शिक्षा को प्राप्त करे, ठीक। ताकि हो क्या, शिक्षा हम क्यों प्राप्त करें, ये भी एक रीज़न है, ताकि अगर उसके लाइफ में कभी कोई कठिनाइयाँ आए तो वो उनसे आसानी से निकल चुके। आपने देखा भी होगा कि एक शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ से डील कर सकता है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से डील कर सकता है। तो आप सोच के देखो कि अगर कोई डिसेबल बच्चा है, ठीक है, तो उसकी लाइफ में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक। तो अगर उसको ही एजुकेशन से वंचित कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि उसकी लाइफ तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास कोई डिसेबल्ड बच्चा है तो उसको तो नॉर्मल बच्चे से भी ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षा प्राप्त करने की। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, अगर हम मान के चलें आज के टाइम में अगर हम डेटा की बात करें तो स्टिल हमारे पास ऐसे बच्चे हैं 50% जो कि अभी तक स्कूल्स में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, और बाकी के जो 50% ले भी लेते हैं तो उनका रिटेंशन बहुत कम है। मतलब होता क्या है कि एडमिशन तो ले लिया लेकिन अब वो स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उस तरीके का, उस तरीके की फैसिलिटीज़ ही नहीं है, या फिर टीचर्स उन्हें उस तरीके से हीन भावना से देखते हैं, या फिर जो उनके आसपास के बच्चे हैं वो उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करते। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हम इन सब जो हमारी जो एक तरह से हम कह सकते हो गंदी हैबिट्स जो चलती हुई आ रही हैं उनको हमें चेंज करने की कोशिश की जा रही है, लगातार उसमें लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसकी नीड क्या हुई? इसकी नीड हुई कि सब बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है जो उन्हें दिया गया है, ठीक, वो उनका अधिकार उन्हें मिल सके, उन्हें बिना किसी परेशानी के उन्हें बाकी के नॉर्मल स्कूल्स में बाकी के नॉर्मल बच्चों की तरह एडमिशन दिया जाए, उसी तरीके से उनकी पढ़ाई, उनकी गाइडेंस की जाए। क्योंकि देखिए जो प्राथमिक शिक्षा है, ठीक, वो हर एक बच्चे का मौलिक अधिकार है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, ठीक, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना ये उनका एक फंडामेंटल एक तरह से मैं कहूँ तो राइट है। अब ध्यान रखिएगा एक चीज़ के पहले ये जो एज थी ये 6 से 14 वर्ष थी, लेकिन अब इसको कम करके 3 से 14 वर्ष तक कर दिया गया है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखो नीड क्या हुई, नीड हम समझ गए कि हमें उन बच्चों को क्या करना है, अपने आगे आने वाली लाइफ के लिए तैयार करना है, ताकि जो उनकी लाइफ में चैलेंजेस आए वो उनका डटकर सामना कर सकें और अपनी लाइफ में अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपने लिए कुछ कर सके। अब देखिए हमने ये बात तो कर दी कि हमें इन बच्चों को मुख्य धारा में लेकर आना है, ठीक, हमें बहुत सारे चेंजेस करने हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है इन सब चीज़ों को चेंज करना। तो अब हमारे सामने आते हैं कुछ चैलेंजेस, यानी कि हमारे सामने आई कुछ चुनौतियाँ जिनको हमें चेंज करना है। जैसे कि सबसे पहले तो जो है वो सोसाइटी का एटीट्यूड हमें उन बच्चों की तरफ चेंज करना है, और सोसाइटी के एटीट्यूड से भी पहले टीचर्स का एटीट्यूड, जो उनके साथ में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका एटीट्यूड, ठीक है, उनके मन में एक संवेदनशीलता होनी चाहिए इस तरह के बच्चों के प्रति। उन्हें पता होना चाहिए कि इन बच्चों की साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से हमें टाइम पे इन्हें क्या चीज़ें प्रोवाइड करानी है, ठीक। फिर जो बेसिक चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों की तरह जैसा ये इन लोगों को चाहिए होता है वैसा, ठीक है, एड्स प्रोवाइड कराना, ठीक है, और जितना भी हमारे पास ये डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसको किस तरीके से कोप अप करना है, एक ही क्लास में सब बच्चों को एक साथ किस तरीके से लेके चलना है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमें अगर किसी नॉर्मल बच्चे को भी पढ़ाना है तो हमारे पास एक बेसिक संसाधन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बोर्ड होना चाहिए, हमारे पास चौक होने चाहिए, वहाँ पे टीचर्स होने चाहिए पढ़ाने वाले, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि अगर एक क्लास में हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी के बच्चे अगर हमें मिल जाएंगे तो हम उनको ही एज अ ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करें, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स से बड़ा तो हमारे पास कोई रिसोर्स हो ही नहीं सकता। अब ये रिसोर्स क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, रिसोर्स कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करने में हमें हेल्प करती है, और जो सबसे बड़ा इसमें रिसोर्स माना जाता है वो है ह्यूमन रिसोर्स। और सबसे अच्छा हमें ये कहाँ मिलेगा, जहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। ज़्यादा
ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे होगी, एक इंक्लूसिव क्लास में। तो हमें इसीलिए भी इस इंक्लूसिव क्लास को, इस इंक्लूसिव एजुकेशन को आगे ले जाने की तैयारी करनी चाहिए। तो अगर हम मैं इंक्लूसिव एजुकेशन के कंटेक्स्ट में इनिशिएटिव्स की बात करूँ तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स आज के टाइम में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, IEDC प्रोग्राम चलाया गया इन लोगों के लिए, या फिर मैं कहूँ DPEP आज के टाइम में जो अभी तक हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है, इंडिया के वेरियस डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, तो वो भी इन लोगों के लिए बनाया गया। क्योंकि क्या था कि अगर मैं 1970 से पहले की बात करूँ तो उससे पहले क्या था कि हम एक वर्ड यूज़ करते थे सेग्रीगेट। 1970 से पहले, बिफोर 1970 क्या, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, अब ध्यान रखिएगा ये वर्ड हिंदी में भी इसी तरीके से यूज़ होगा, सेग्रीगेशन, या फिर हम कहते हैं पृथक्करण। लेकिन अब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी में एक ही जैसे देखने को मिलेंगे, तो कोशिश करिए कि कुछ वर्ड्स आप इंग्लिश में भी याद रख पाएँ। तो इसमें क्या था, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का पृथक्करण करना, मतलब किसी भी चीज़ को अलग करना। तो ऐसा माना जाता था कि ये जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, ये बाकी बच्चों के साथ नॉर्मल स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते। इन्होंने कहा, इस जो कॉन्सेप्ट था ये कहता था, इनका मानना था कि भाई ऐसे बच्चों के लिए अलग तरीके से स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए। तो उस टाइम पे क्या कॉन्सेप्ट आया, सेग्रीगेशन का आया। फिर अगर मैं 1980s की बात करूँ तो जो मिशनरीज हैं, ठीक है, यानी कि जो क्रिश्चियंस हैं, एक तरह से चर्च की हेल्प से क्या हुआ, मिशनरीज की हेल्प से फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए, फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप बच्चों के लिए अलग से स्कूल्स बनाए गए। कुछ शुरुआत उनके द्वारा, कुछ इनिशिएटिव्स उनके द्वारा लिए गए। जैसे कि हम कह सकते हैं मॉडल स्कूल्स बनाए गए इस तरीके के बच्चों के लिए, ठीक है। कुछ हम कह सकते हैं लेबॉर्ट्रीज बनाई गई इस तरीके के बच्चों के लिए। मतलब अभी तक क्या था कि सब चीज़ें बिल्कुल अलग थी इन सारे बच्चों के लिए। लेकिन फिर क्या होता है स्टूडेंट्स कि 1990 में इस ईयर को याद रखिएगा, सलमांका एक जगह का नाम है, सलमांका में एक समिट होता है, ठीक है, यानी कि एक सम्मेलन होता है, और सबसे पहली बार उसमें वहाँ पे इंकल्जन शब्द का यूज़ किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इंकल्जन शब्द का यूज़ कब और कहाँ पे सबसे पहली बार हुआ या देखने को मिलता है, तो सलमांका एक जगह है, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ जहाँ पे इंकल्जन नाम का शब्द पहली बार हमें सुनने को मिला। और कब ये हुआ, 1990 में। इसी के जस्ट बाद हमें देखने को मिला कि 1995 में निशक्त जन विधेयक पास किया जाता है, और इसमें बोला गया कि हमें ऐसे इस तरह के बच्चों की संपूर्ण सहभागिता चाहिए, ठीक है। इन्हें बाकी बच्चों की तरह समान अधिकार मिलने चाहिए, प्लस इनको जो अधिकार मिले उनका पूरी तरीके से संरक्षण किया जाना चाहिए। ये सारी बातें बोली गई 1995 में। क्योंकि देखो हुआ क्या था इससे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले क्या था कि इनके लिए सेपरेट स्कूल्स थे। मतलब हम कह सकते हैं जो स्पेशल एजुकेटर का आज भी हम नाम सुनते हैं, जो स्पेशल एजुकेशन का आज भी हम नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे सामने वो आई। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे लोगों को लगा, तो हमने क्या करा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की तरफ हमने जोर दिया। इंटीग्रेटेड एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं एकीकृत शिक्षा, और आज के टाइम में जिसे हम फोकस करना चाहते हैं वो है हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, तो देखो एक बार इसमें हल्का सा डिफरेंस देख लेते हैं कि आखिर इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो स्पेशल एजुकेशन में क्या था कि यहाँ पे जो बच्चे थे वो कौन से बच्चे थे स्पेशल एजुकेशन में, जो केवल डिसेबल्ड थे, जो केवल डिसेबल्ड थे वो स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आते थे। अब क्या हुआ धीरे धीरे कि हमने ये इस तरीके की थ्योरीज आई कि नहीं, अब ये जो डिसेबल्ड बच्चे हैं ना, ये एक ही स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं। अब इनका एडमिशन तो हो गया नॉर्मल स्कूल्स में, ठीक है, लेकिन अभी भी क्या हुआ कि इनकी जो क्लासरूम्स थी वो अब अलग अलग थी। मतलब एक क्लास में तो पढ़ रहे हैं हमारे नॉर्मल और एक क्लास में हमारे पढ़ रहे हैं डिसेबल्ड। तो अभी भी तो कहीं ना कहीं हमें सेग्रीगेशन देखने को मिल रहा है। अभी भी तो ये बच्चे एक तरह से हम देखें तो मुख्य धारा से अलग ही रह गए, क्योंकि वो सब चीज़ें तो इन्हें मिल ही नहीं पा रही जो एक नॉर्मल क्लासरूम में एक नॉर्मल बच्चे को मिल रही हैं। तो इसके बाद जब हमें लगा कि इसमें भी चेंजेस की ज़रूरत है, तो इसके बाद आता है हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन। अब क्या है कि हमारे पास एक स्कूल होगा, एक ही क्लासरूम होगी जिसमें कि नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ेंगे। तो ये था प्रॉपर हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, जहाँ हमें एक ही क्लास में हर तरीके के बच्चे देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अगर मैं थोड़ी सी इंडिया की बात करूँ तो ध्यान रखिएगा, जो NCF
आया हमारे पास 2000 और 2005, दोनों में ही हमने इंकल्जन शब्द की चर्चा करी, दोनों में ही हमने इंकल्जन शब्द की चर्चा करी। और ध्यान रखिएगा, इसके ऑफिशियल यूज़ की बात आए तो 2003 में, ठीक है, हमने जो इंकल्जन का था वो हमने शब्द को ऑफिशियल यूज़ करना अपने डॉक्यूमेंट्स में स्टार्ट किया था। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि ऑफिशियल वर्ड हमें कब देखने को मिलता है अपने एजुकेशन में, एनसीएफ में, तो वो 2003 था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हमें कहाँ चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वो 2000 में भी थी एनसीएफ में और 2005 में, दोनों में थी। यानी कि जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा, उसमें हमें दोनों में देखने को मिलती है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही एनसीएफ आया, मैंने आपको बताया कि 2000 में और 2005 में दोनों में ही इसने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करी। तो उसने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होनी चाहिए इस तरीके के बच्चों के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि फिजिकली हैंडीकैप है, उसने स्कूल में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अगर उसके पास व्हील चेयर की फैसिलिटी ही नहीं है स्कूल के पास, उनके लिए रैंप पर जाने के लिए जगह ही नहीं है, मान लो कि स्टेयर केस है, सीधा सीधा सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, तो बच्चा कैसे जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, स्कूल को उसी तरीके से डेवलप करना होगा कि बच्चा जो है वहाँ पे क्या कर सके, रैंप पे उसको ले जाया जा सके। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अगर कोई दृश्य बाधित बच्चा है, तो उसके लिए उस तरीके से स्पेशल अटेंडेंट होने चाहिए जो कि उन बच्चों की टेक केयर कर सके। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई श्रव्य बाधित बच्चा है, तो उसके लिए इसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए या फिर अटेंडेंट मौजूद होने चाहिए जो कि उनको उनकी क्लासरूम तक पहुंचा सके। उसी तरीके की मेथड्स उनके पास होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास प्री स्कूल प्रोग्राम्स। इसमें क्या कहा गया कि अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि एक नॉर्मल टीचर, ठीक है, उन बच्चों को भी पढ़ाए, इस तरीके के डिसेबल्ड बच्चों को भी पढ़ाए, तो हमें क्या करना होगा, बच्चों की काउंसलिंग से पहले हमें क्या करनी होगी, टीचर की काउंसलिंग्स करनी होगी। तो इससे क्या करना होगा हमें, इसके लिए स्कूल से पहले कुछ हमें प्री स्कूल प्रोग्राम्स चलाने होंगे जहाँ पे कि टीचर को गाइडेंस एंड काउंसलिंग मिल सके कि उन्हें इन तरीके के बच्चों के साथ किस तरीके से डील करना है। तो ये आता है हमारा प्री स्कूल प्रोग्राम्स में। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, एटीट्यूड चेंज। हमारी सोसाइटी का हमें एटीट्यूड चेंज करना होगा, हमारे स्कूल्स का, हमारे स्कूल के स्टाफ का। अब चाहे वो टीचिंग स्टाफ की बात हो, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ की बात हो, या फिर हमारे स्कूल में पढ़ रहे नॉर्मल बच्चों की बात हो, उन सब के एटीट्यूड में, उन सब के हम कह सकते हैं मनोवृत्ति में हमें परिवर्तन लाना होगा। तभी ये पॉसिबल है कि इस तरीके के बच्चे नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ सकें। इसके बाद हमें स्पेशल प्रोविजंस लाने होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि आईईडीसी, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अब ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में भी वो और हिंदी में भी आईईडीसी के ही नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कई बार। तो दोबारा सुनिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अभी हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि ये है क्या, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसमें प्रोविजंस हैं। इसके बाद हमें अपनी टीचिंग टेक्निक्स को और ज़्यादा डेवलप करना होगा ताकि हम क्लास में जो इतनी सारी डाइवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन सबकी नीड्स को कैटर कर सके। और लास्ट में है रोल ऑफ चैलेंजिंग चिल्ड्रन। जैसे कि इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी। मान लीजिए कि एक टीचर है, वो क्लास में कोई गार्डनिंग की एक्टिविटी कराना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या करना है, एक तरह से पहले ज़मीन को खोदना है। तो अभी जो डिसेबल्ड बच्चे हैं ये तो ज़मीन को जाके नहीं खोद सकते, ठीक है। तो अब टीचर को क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक तरह से टीचर को अपना रोल अदा करना है बहुत अच्छे से, कि अगर कोई हमारे पास मान लीजिए क्लास में फिजिकली हैंडीकैप बच्चा है, तो उसको क्या काम दे दिया जाए, उसको ये काम दे दिया जाए कि आप इन बच्चों का सबका सुपरविजन करोगे, या फिर आप हमें ये बताओगे कि किस रो में हमें किस तरीके की सीड्स को लगाना चाहिए, किस मौसम में हमें किस तरीके की सीड्स को लगाना चाहिए। मतलब उसका काम हमें इस तरीके से डिफाइन करना होगा कि वो उस बच्चे को भी लगे कि मैं भी इसमें पूर्ण तरीके से पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ। मतलब हमें कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं करानी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बोलनी उनके सामने, या कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं करना कि जिससे उन बच्चों को एक तरह से अलगाव की भावना उनमें आए, सेग्रीगेशन की फीलिंग को वो लाएं अपने अंदर। हमें क्या करना होगा, इस भेदभाव को ख़त्म करना है, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर हमें किसी भी भेदभाव को ख़त्म करना है तो स्कूल से अच्छी जगह उस बच्चे के लिए कोई नहीं हो सकती। लेकिन स्पेशल एजुकेशन में क्या हो रहा था कि हमने तो स्कूलों को ही बांट दिया, तो हम उस भेदभाव को कैसे कम कर पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, इसने धीरे धीरे जन्म लेना शुरू करा। तो अगर अब मैं इंक्लूसिव एजुकेशन की हिस्ट्री के बारे में बात करूं, और सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, मतलब जिन्होंने संसार में अभी तक सबसे पहले ऐसे बालकों के बारे में
काम किया, इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को सामने रखा, वो थे इटार्ड। और कहाँ के थे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, ये थे फ्रांस के एक फिजिशियन थे। फ्रांस के एक फिजिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टडी करी थी, एक विक्टर नाम का बच्चा था जो 3-4 साल की उम्र में जंगल में छोड़ दिया गया। तो जब 10, 12 या 14 साल की उम्र में उससे वापस जाके लोग मिले, ठीक है, तो देखा गया कि वो बिल्कुल जंगल के जानवरों की तरह बन चुका है। वो उन्हीं की तरह खाता है, उन्हीं की तरह रहता है, उसके पास अपने कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, उन्हीं की तरह उन्हीं की तरह मैं कह सकती हूँ कि लैंग्वेज में बातें करता है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास जानवरों की लैंग्वेज होती है जिसको हम अभी तक नहीं समझ पाते हैं। तो लेकिन फिर इन्होंने उस बच्चे पे स्टडी करी, ठीक है, और क्या करा, अगर हम इस टीचिंग की आज बात करते हैं, इंस्ट्रक्शनल टीचिंग की, इंस्ट्रक्शनल मेथड यानी कि जो अनुदेशनात्मक मेथड है, उसका ये हम इनमें जन्मदाता मानते हैं कि जो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है वो इटार्ड के थ्रू दी गई। और इन्होंने ये जो अप्रोच है ये विक्टर नाम के बालक पर जब लगाई तो इन्होंने दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करा कि भाई जो मंद बुद्धि बालक हैं उनको भी सिखाया जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि जो एक मंद बुद्धि बालक है या एक स्लो लर्नर है वो पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने विक्टर को यहाँ पे पढ़ा कर दिखाया। अब इन्हीं से प्रेरित होकर फिर हमारे पास एक और फिजिशियन हमें देखने को मिलते हैं जिनका नाम था सेंगुइन। ठीक है, कहाँ के थे, ध्यान रखिएगा, ये थे पेरिस के, और इन्हीं के स्टूडेंट थे, या फिर कह सकते हैं कि इन्हीं से प्रेरित हुए थे। तो इन्होंने ही इस तरीके के बच्चों के ऊपर एक किताब भी लिखी जिसका नाम था इडियोसी एंड इट्स ट्रीटमेंट बाय फिजियोलॉजिकल मेथड्स। यानी कि इन्होंने मूर्खता के ऊपर बुक लिखी कि मूर्खता क्या होती है और उसको हम किस तरीके से उसका इलाज कर सकते हैं फिजियोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू। किसके द्वारा लिखी गई, सेंगुइन के द्वारा लिखी गई। तो ये तो बात हुई हमारे एक तरह से फ्रांस के, पेरिस के बाद, इस फिजिशियंस के बाद की। इसके बाद और भी बहुत सारे लोग आए, जैसे कि एक हम नाम जानते हैं यहाँ पे हॉवे का, इन्होंने भी बहुत काम किया इसी तरीके से। इसके बाद अगर हम बात करें तो लुई ब्रेल, जिनको आज हम सब जानते हैं, जो कि ब्रेल विधि के जन्मदाता हैं, जिनसे जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं जो आज के टाइम में एजुकेशन ले पा रहे हैं, जो ब्रेल विधि का निर्माण है वो सब लुई ब्रेल के द्वारा किया गया, पूरा डेवलप इनको इन्हीं के द्वारा किया गया। तो जो हमारे होते हैं एक तरह से जिनको कि दृष्टिबाधित होता है, जिन्हें कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो बच्चे देख नहीं पाते, तो उनके लिए ब्रेल विधि का जो निर्माण था वो लुई ब्रेल के द्वारा किया गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हमारी हिस्ट्री में जिन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ कुछ ना कुछ स्टेप्स बढ़ाए और वहाँ पे योगदान दिए। तो ये तो बात रही हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री की। अब हम देखते हैं कि इंडिया में किस तरीके से इसका स्टार्टिंग हुई, कहाँ पे इसके बारे में हमने सबसे पहली बार बात करी, और अभी आज के टाइम में हमें क्या क्या प्रोग्राम्स प्रेजेंटली देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है, जब विदेशों में भी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बातें होने लगी, तो जैसे ही हम आज़ाद हुए तो हमारे इंडिया में भी इन सब मुद्दों के ऊपर ध्यान दिया गया। तो क्या था कि जब ध्यान दिया गया, जब सरकार ने इसके बारे में बातें करी, तो केवल ये जो हम कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था या दिव्यांग बच्चों के लिए जो शिक्षा की बात करी गई, ये केवल या तो कुछ NGOs के द्वारा स्टार्ट करा गया, कुछ इनिशिएटिव लिया गया, या फिर जो इनिशिएटिव लिए भी गए वो केवल एक अर्बन एरिया तक ही सीमित रह गए, वो स्टिल रूरल एरिया तक नहीं पहुंच पाए। तो बहुत ज़रूरत महसूस हुई कि हम कुछ नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए जाएं, प्रावधान बने जाएं कि ये जो शिक्षा है ये हर बच्चे तक पहुंच सके। तो उसी के लिए ये कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमें ऐसे बच्चों के बारे में देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके हम इन्हें देखेंगे। क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भाई जो IEDC था सबसे पहली बार कब आया, ठीक है, किस तरीके से उसमें बदलाव आए, क्या क्या इनकी रिकमेंडेशंस थी, क्या क्या हमने इसमें चीज़ें बताई गई, किस तरीके से इन बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास किए गए। तो उन सब बातों के बारे में एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जब इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में अगर इंडिया में किसी ने बात करी तो वो था हमारे पास कोठारी कमीशन। लेकिन कोठारी कमीशन में केवल बात करी गई, उसमें कुछ हुआ नहीं।
मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं जो बातें थी वो पेपर्स पर ही रह गई, उसमें से कुछ एक्शन नहीं लिया गया। तो जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट थी हम सब जानते हैं 1966 में आई हमारे सामने, उसमें इन्होंने मेनली दो बातें बोली कि अगर हम इस तरीके के बच्चों को नॉर्मल स्कूल्स में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाते हैं तो एक तो ये होगा कि जो शिक्षा पे खर्चा है वो कम होगा, दूसरा ऐसे बच्चों को जो समझने की भावना है वो हम लोगों में, हमारे टीचर्स में, हमारे विद्यार्थियों में डेवलप हो पाएगी। केवल इन्होंने दो बात बोली और इसके बाद इस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो हमें देखने को मिलता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन 1974, जो कि सबसे पहला हम कहें कि एक स्टेप था इंक्लूसिव एजुकेशन की शिक्षा की ओर। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई स्टूडेंट्स, वो बोली गई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करी गई। मतलब इसमें बोला गया कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसका सार्वभौमिकरण कर दिया जाए। मतलब प्राथमिक शिक्षा पे हर एक बच्चे का अधिकार होना चाहिए, चाहे उसे वो डिसेबल्ड है चाहे वो नॉर्मल है, और इस तरीके के बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए हर तरीके की संस्था में। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ये बोली गई हमारी सबसे पहली आईईडीसी में 1974 में, जो कि आई। इसके बाद धीरे धीरे और इनिशिएटिव्स लिए गए जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट था डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स। अब ध्यान रखिएगा सबसे पहले ये कब आया था, 1985 में आया था, लेकिन फिर ये रिवाइज हुआ 1994 में। और यहाँ पे 1994 में क्या हुआ कि अब यहाँ पे क्या करा गया, मिनिमम लेवल की बात करी गई। इन्होंने कहा कि एक मिनिमम लेवल सेट कर देना चाहिए जो कि हर एक बच्चे को, ठीक है, अटेन करना ज़रूरी होगा। इसके बाद इसमें बात करी गई स्टैग्नेशन की। मतलब हमें किसी बच्चे को किसी क्लास पे रोकना नहीं है, ठीक। हमें यहाँ बात करी गई रिटेंशन की कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने अगर एडमिशन लिया है स्कूल में तो वो रिटेन उस स्कूल में हो पाए, ठीक। मतलब वो ऐसा ना हो कि एडमिशन लेके अपने घर बैठा रहे, स्कूल ही ना आए, ठीक है, क्लासेस अटेंड ना करे, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। फिर साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे बात करी कि जो हमारी टीचर्स की कैपेसिटी है, ठीक है, टीचर्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है हमें, उनकी जो गाइडेंस काउंसलिंग है वो इस तरीके की करानी है कि वो इस तरीके के बच्चों को गाइड कर सके। ये सब बातें हमारी बोली गई डीपीईपी में, जो कि हम जानते हैं कि आज भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एक तरीके का। और हम देखें तो यूपी में सबसे ज़्यादा आपको ऐसे डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे जो कि डीपीईपी प्रोग्राम से लाभान्वित हैं। इसके बाद एनपीईआई हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 की, जिसमें कि ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बात करी गई। फिर देखिए आईईडीसी फिर से हमारे पास प्रोजेक्ट आता है, ठीक। और ये इसका हम कह सकते हैं कि रिवाइज फॉर्म था जो कि 1987 में हमें देखने को मिलता है। अब क्या हुआ कि जो 1974 में हमने जिस यूनिवर्सलाइजेशन की बात करी थी, तो इसमें क्या हुआ कि हमने क्या करा, स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया। जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया, उन्हें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने की बात करी गई, उन्हें एड प्रोवाइड कराने की बात करी गई, जैसे कि उनके बुक्स के पैसे, उनकी ड्रेस के पैसे, उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इस तरीके के एक उन्होंने मिनिमम अमाउंट एक सेट कर दिया कि इस तरीके के बच्चों को ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी ताकि इन्हें स्कूल आने जाने में, किताबों के लिए या फिर अपने ड्रेस के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। फिर हमारे पास आया पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। अब देखिए इसमें क्या बताया गया कि इस एक्ट के तहत हमें क्या करना है, इन तरह के बच्चों को हमें क्या करना है, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है। हमें इन बच्चों को आगे जाके एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि ये बच्चे अगर मान लो उन्होंने पढ़ा भी दिया लेकिन ये किसी तरीके की जॉब नहीं ले पाए, ये अगर अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाए तो एजुकेशन देने का फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए बात करी गई कि इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग मिले, यानी कि जो व्यावसायिक शिक्षा है, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार है, वो इनके लिए भी बनाया जाए, इनको उसके बारे में समझाया जाए। किस एक्ट के तहत हुआ, ये हुआ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के तहत। इसके बाद हम देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान 2000 में हमें मिलता है, जिसमें कि इस तरीके के बच्चों के बारे में बातें करी गई, सपोर्ट करी गई। और फिर आता है हमारे पास एक लास्ट चीज़ जिसमें कि बात करी गई कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उनको हमें डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाना है। मतलब इन बच्चों के लिए बिल्कुल इस तरीके का बना देना है कि इन्हें लगे ही ना कि हम नॉर्मल स्कूल्स में हैं, नॉर्मल बच्चों के साथ हैं, बल्कि वहाँ पे इन्हें हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए जो कि इन्हें चाहिए। अगर कोई बच्चा मान लीजिए श्रव्य बाधित है तो वहाँ
वहाँ पे सारे तरह के हियरिंग एड्स मिलने चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा दृश्य बाधित है तो वहाँ पे लुई ब्रेल से रिलेटेड जितनी भी हमारी स्क्रिप्ट हैं, ठीक है, उस तरीके की टीचर्स होनी चाहिए जो कि उन्हें ब्रेल विधि के द्वारा पढ़ा सकें। और ऐसा बोला गया कि हम 2020 तक इस मोटिव को हमें अचीव करना है, जो कि अभी शायद हम कह सकते हैं कि सारे स्कूल्स में अचीव नहीं हो पाया या फिर एक बहुत बड़े वर्ग में भी अचीव नहीं हो पाया है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने पूरी इंक्लूसिव एजुकेशन को समझा कि आखिर ये क्या है, ठीक है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और इसकी हिस्ट्री क्या रही अभी तक की, वो सब हमने देखा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थोड़ा सा फैक्चुअल ज़रूर है लेकिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा लगा है तो, और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।